Good morning, students, and this is the last video of this chapter. And this today's topic is interaction between physical and biological environment. And we are discussing about chapter first, our environment. So देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उन दोनों के बीच में क्या इंट्रैक्शन, क्या संबंध है, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो लिखा है कि द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। जितने भी ये फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स हैं वो एक दूसरे पे पूरी तरीके से आश्रित हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक दूसरे के बिना जो है इनके ये एक मतलब एक साथ एक वातावरण, एक अच्छा वातावरण पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो देखो यहाँ पे कह सकते हो कि जो बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि जैविक और अजैविक जो तत्व हैं, वो सब जो है नियमित रूप से जो है अपने एक दूसरे पे आश्रित कैसे हैं कि वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यानी कि एनर्जी और मैटर को ट्रांसफ़र करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। The biotic and abiotic elements of the environment go through a number of changes and any change is bound to affect the other। अब देखो क्या है कि जो ये बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं हमारे जो इन्वायरमेंट के, इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और अगर किसी एक बायोटिक में या फिर अबायोटिक में कोई चेंजेस आएंगे तो वो दूसरे को भी इफ़ेक्ट करते हैं। बिना ये कि मतलब एक अगर किसी भी एक चीज़ में एक हमारे उसमें अबायोटिक में या फिर बायोटिक में किसी प्रकार का चेंजेस आया तो वो ये मस्टली है कि वो दूसरे को इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। कैसे, आगे देखो लिखा है, द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द सन। जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारा ये जो भौतिक वातावरण है वो कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है, उसको एनर्जी प्राप्त करने का उसका मेन जो कि स्रोत जो है वो सन है। आपको पता है कि जितने भी ये चीज़ें हैं, चाहे वो जो भी हमारा ये, चाहे वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट हो, सबको जो है एनर्जी सन से ही प्राप्त होती है। चेंजेस इन एयर, वाटर एंड इवन लैंड फॉर्म फीचर ऑकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द सोलर सिस्टम। यानी कह सकते हो कि जितने भी ये चेंजेस होते हैं, चाहे वो वाटर में हो, एयर में हो या फिर लैंड फॉर्म पे हो, वो सब जो है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सोलर एनर्जी के द्वारा ही उनमें चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस इन टर्म इफेक्ट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब ये जो चेंजेस आते हैं वो जो चेंजेस हैं ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आए हैं वो हमारे बायोलॉजिकल लाइफ में भी चेंजेस लाते हैं। जैसे अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा वाटर जो है, बहुत बारिश बहुत हो रही है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, पानी भरने लगता है, तो क्या होता है कि ये तो एक फिज़िकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, बहुत तेज़ी से बाढ़ की स्थिति आ जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, यानी कि वो मनुष्य वो पानी के गांव बहा देते हैं और उसमें मनुष्य साथ में ह्यूमन बींग्स बहते जाते हैं, एनिमल्स बह जाते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो गिर जाते हैं, तो क्या ये बायोलॉजिकल लाइफ को भी तो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं कि जितने भी अब हमारे जो फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बायोलॉजिकल को इफ़ेक्ट करता है, और बायोलॉजिकल चीज़ों में अगर मान लो कोई चीज़ें होती हैं तो वो फिज़िकल इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी देख कहाँ गया, हाँ देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है कि ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब जो है एक दूसरे पे डिपेंड हैं। जैसे मान लो कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट से। प्लांट्स जो मान लो है तो उसको हम लैंड पे ही लगाएंगे, ज़मीन पे लगाएंगे, उसको वाटर बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए उसको वाटर की आवश्यकता होती ही है, और इसके साथ साथ वो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये भी जो है कि एयर पर उस एयर की भी उसको आवश्यकता है, और साथ में सनलाइट से उसको एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये पूरी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो इन सारे फिज़िकल चीज़ों पर वो पूरी तरीके से डिपेंड है। ठीक है, ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। और जितने भी एनिमल्स हैं वो
अपने फूड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द बायोटिक एलिमेंट्स ऑल्सो इफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मेनी वेज। अब देखो ये जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो अबायोटिक थे वो बायोटिक पे डिपेंड थे, उसी तरीके से जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं वो भी फिजिकल इन्वायरमेंट पे पूरी तरीके से डिपेंड है बहुत सारे वेज में। फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स हैं वो रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, प्लांट जो है वो अपनी ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ते हैं, एयर में छोड़ते हैं। ठीक है, एंड अगर बोरिंग एनिमल्स डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लूज, और जितने भी ये जो मिट्टी में जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं, मिट्टी को डिग अप द सॉइल, मिट्टी को खोदते हैं और मेक इट लूज, और उसको क्या करते हैं वो लूज़ बनाते हैं मिट्टी को। ठीक है, मिट्टी को लूज़ बना, जब धीरे धीरे वो मिट्टी को अंदर से ही पूरा अंदर से खोदते जाएंगे और बाहर उसको एकदम अंदर से खोखला कर देंगे, तो एक स्थिति जो होगी वो सॉइल इरोजन की हो जाएगी, यानी कि मृदा अपरदन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर की जो मिट्टी होगी वो फट जाएगी, धंस जाएगी, ज़मीन अंदर चली जाएगी। तो ये बायोलॉजिकल जो ये जो एनिमल्स हैं, ये जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के जो पार्ट हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स विद देयर वेरिड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स ऑल्सो कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। और इसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स हैं सॉरी, उनकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के द्वारा कटिंग ऑफ ट्रीज़, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, हम ट्रीज़ को काटते जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग बनवाते जाते हैं, रोड बनवा रहे हैं, तो इन सब की वजह से जो हमारा जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये कौन लाता है, ये ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा आता है। सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि मानव वातावरण क्या है, कैसा है, उसके बारे में दिया हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आवर सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड इमेंसली एंड सो हैव मेंस नीड्स। देखो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम बात करें तो बहुत ऐसी टाइम जो है बहुत हमारी जो सोसाइटी है वो टाइम के साथ क्या है कि वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो चुकी है। अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो वो उनकी लाइफ कैसी थी और एक बार हमारी लाइफ कैसी थी, अगर आप इमेजिन करो तो देखो कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और ये चेंजेस कैसे आए हैं कि हमारे ही द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा आए हैं, ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, ह्यूमंस नॉलेज के द्वारा आए हैं। ठीक है, सो अर्लियर मेंस लिव्ड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम नेचर। तो जो अर्लियर मेंस थे उनकी जो लाइफ थी वो बहुत सिंपल थी, उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिंपल लाइफ वो अपनी जो कि बिताते थे। सिंपल लाइफ का मतलब देखो, ना उनके पास ट्रेन थी, ना रेलगाड़ी थी, ना मोबाइल थी, और ना ही टीवी था, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे नॉलेज के द्वारा हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड थे। ठीक है, कच्चे मांस खाते थे, जैसे कि जो भी फल मिल जाता था वो वैसे ही उसको वो खा लेते थे, पत्तों को वो लोग वैसे ही अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। तो ऐसे ही वो लोग रहते थे, उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। विथ चेंजिंग, यहाँ स्पेलिंग देख लीजिएगा, चेंजिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है बुक में आपके। विथ चेंजिंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी हिज नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वैरिड। तो जो ये धीरे धीरे जो ये चेंजेस आए, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी। ठीक है, हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं। टू फुलफिल हिज नीड्स मैन हैज़ कैरिड आउट हिज एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अब देखो, हम अपने नीड्स को पूरी करने के लिए, जो मेंस हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके द्वारा जो है जो कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, वो ये सोचते ही नहीं हैं।
हम ये सोचते नहीं कि हमारी इन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है फॉरेस्ट काट देते हैं और वहाँ पर जो है फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, घर बनाते हैं रहने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह। तो अगर हम सारे फॉरेस्ट, आप इमेजिन करो कि एक दिन ऐसा आए जब सारे फॉरेस्ट काट करके हम लोग शहर बना लें, इंडस्ट्रीज़ बना लें, तो क्या एक भी जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो ये एक तरीके से हम इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो लिखा कि एग्रीकल्चर लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एंड मेनी मोर हैव एडवाइजली इफेक्टेड आवर वेदर कंडीशंस। तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जैसे कि फॉरेस्ट को कट करना, पॉल्यूशन, ये तो सबसे ज़्यादा हमारे जो कि वेदर को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये जो वातावरण जो प्रभावित हो रहा है, इसमें ट्रांसपोर्ट के द्वारा जितने भी ये धुएँ निकलते हैं इनसे, खुदा माइनिंग है, और भी ऐसी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो कंडीशन जो है वेदर की, वो बिगड़ती चली जा रही है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव लेड टू पॉल्यूशन, और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मनुष्यों के द्वारा की जाती हैं वो पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। अब पॉल्यूशन क्या होता है? अ चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट रिजल्ट इन इट्स हार्मफुल इफेक्ट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं और जो हमको उस इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। वी ऑब्जर्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5th जून एंड वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। हम लोग जो है प्रत्येक ईयर जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको अवेयर कर सके कि हमारी लाइफ में वाटर की, इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, और एवरी सिटीज़न जो है वो इस चीज़ को समझ सकें। Not only all plants, animals and human beings are dependent on their environment, but they are also interdependent upon each other। देखो जितने भी ये प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिर्फ इन्वायरमेंट पे डिपेंड हैं। इन्वायरमेंट पे तो हम लोग सब लोग डिपेंड हैं ही, उसके साथ साथ हम लोग एक दूसरे पर भी डिपेंड हैं। जैसे प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को एनिमल्स जो है खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो हैं उनको ह्यूमन बींग्स खाते हैं, और इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट्स को भी तो खा रहे हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के टेक केयर करने के लिए ह्यूमंस बींग की ज़रूरत है। तो ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट में देखिए, लास्ट टॉपिक पैराग्राफ आपका दिया है, देयर इज़ द नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द नीड्स टू ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि ह्यूमन नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इन्वायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से पॉसिबल ये कि उन दोनों में बैलेंस बना रहे। यानी कि मनुष्यों में और इन्वायरमेंट में अगर बैलेंस बना रहेगा तो कोई भी ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं जो कि हमें या फिर हमारे वातावरण को हार्म कर सके। वी हैव टू लर्न टू लिव विद आवर नेचुरल इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वेज। हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे तरीके से रह सकें, उसको बिना किसी प्रकार का हार्म पहुंचाए। दिस विल एस्टैब्लिश अ बैलेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन नेचर। और जो है ये एक ऐसा बैलेंस बनाना, इसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम एक ऐसा मतलब बैलेंस बना कर के रख सकेंगे कि हमारा जो नेचर होगा उस जिस तरह की उसको आवश्यकता है उसके अनुसार हमको उस ढलना चाहिए, ताकि हम उसको बस अपने नेचर को किसी भी प्रकार से हम हार्म ना करें, अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, और हम अपना अच्छे से हैप्पी लाइफ रह सकते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।